नमस्कार, आप देख हाँ, रहे बोलिए। हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है अक्षरवाल। जी हाँ, हम इस शो में बात करते हैं साहित्य की, कहानियों की, कविताओं की और किताबों की। और किताबों पर एक बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलबाग राज जी। दिलबाग राज जी ने की एक अभी नई किताब आई है, अग्निवलय के बीज, जिसमें कविताओं का संग्रह है। और उनसे हम इस शो में बात करेंगे कि उन्होंने लिखना कब शुरू किया, किस तरह लिखा और किस तरह वो किन विषयों को छूते हैं अपने अपनी कविताओं में। इसी पर पूरी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलबाग राज जी। नमस्कार। जी, पहला सवाल तो हमेशा की तरह यही होता है कि आपके लेखन की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? देखिए अवस्थी जी, मेरी लेखन की शुरुआत मैं जब 13-14 साल की उम्र का था तभी से शुरू हो गई थी। और शुरू शुरू में मैं राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखा करता था। और मेरे घर में जो कैलेंडर फोटो टंगे रहते थे, जब भी दिमाग में कोई पंक्ति आती थी, मैं उन कैलेंडर फोटो के पीछे में कागज खोजना ना पड़े, जल्दी जल्दी में भूल ना जाऊं, तो मैं उनके पीछे लिख दिया करता था। इस तरह से मेरे जितने भी कैलेंडर फोटो थे मेरे कमरे में टंगे हुए, सबके पीछे में कुछ न कुछ कविताएं रहती थी। वही कविताएं बाद में धीरे धीरे उम्र के अनुसार से विषय बदलते गए और मैं लिखता चला गया। जी, तो एक कौन सा सन था वो जब से आपने सबसे पहली कविता लिखी, और किस माहौल में क्यों आपके दिमाग में आया कि मुझे कविता लिखनी चाहिए? मेरे माता जी और पिताजी आध्यात्मिक स्वभाव के थे और वो रोज पाठ किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, भजन गाया करती थी माँ। और पिताजी जो थे वो भागवत की कथा रात को सोने के पहले रोज की रोज सुनाया करते थे हमको। तो वो सब मेरे अंतरतम में कहीं से प्रवेश कर संवेदनाओं और भावनाओं को समझने लगा। तो वो समय था मेरी उम्र का 13-14 साल की उम्र का समय था। उस समय से मेरे अंदर प्रवेश की कविता और मैंने लिखना चालू किया। जी, आपने अपने माता पिता को ये अपनी रचना समर्पित की है, जो ये आपका जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उनका कितना जी, योगदान आपके इस लेखन में रहा है, कैसा रहा है? मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि वो जो उन्होंने उन्होंने जो संस्कार उन्होंने दिए हैं, उन्हीं संस्कारों के माध्यम से ये कविताएं मेरे अंदर उतरी। जी, और उनके भजन और उनके भागवत कथा का जो पाठ डेली होता था, जी, उसको मैं बिस्तर में पड़े पड़े 12-13-14 साल की उम्र में सोए सोए सुना करता था। और वही सारे संस्कार मेरे अंदर प्रवेश कर गए। जी, जी। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में भी आपने कुछ रचनाएं लिखी होंगी। उस समय का अनुभव क्या था? आपको आपके गुरुजन, आपके सहपाठी, इसका क्या, उनके बीच क्या प्रतिक्रिया होती थी? कभी कुछ याददाश्त हो या यादें पुरानी, वो भी शेयर कीजिए। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। सन 1962 में जब चीन और भारत की लड़ाई हुई, तो उस युद्ध के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी जो कविता संग्रह में भी है, हिंदुस्तान तो मेरा है। तो वेंकटेश्वर समाचार पत्र बंबई से आया करता था, बिल्हा। जी, और बिल्हा में वेंकटेश्वर समाचार पत्र में मेरी पहली कविता छपी। जी, जो छपने का अवसर मिला वो पहले वेंकटेश्वर समाचार पत्र बॉम्बे के अखबार में ही था। जी, तो वो अखबार मैं लेके, जब उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करता था सूरजमल अग्रवाल हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्हा में, जी, तो मैं जाके वहाँ उस अखबार को दिखाया तो भीड़ लग गई। प्रिंसिपल थे हमारे, उन्होंने देखी, पढ़ी कविता, तो सब कोई कहने लगे कि ये कहीं से चुरा चुरा के लाई हुई कविता दिखती है। मैं उससे बड़ा खुश हुआ कि चलो कविता में कुछ दम है, तभी तो लोग इस तरह कह रहे हैं। जी, तो मेरी पहली कविता थी जो छपी, उस समय मैं 9वीं क्लास में था। जी। उसके बाद कॉलेज के दिनों में भी आपने कुछ लिखा होगा, और वहां तो एक बड़ा कैनवास मिलता है। आप किस कॉलेज में थे, उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ, मैं लगातार फिर लिखने ही लगा। जी, और उसके बाद कॉलेज के समय में
हरिवंश राय बच्चन जी कॉलेज में आए थे, 67 कौन सा 68 की कॉलेज बात है, था आपका? 1967। सीएमडी कॉलेज में मैं पढ़ा था जी और 1967 68 की बात है। वो किसी समारोह के में बच्चन जी आए थे, जी तो अपने आचार्यों ने कहा कि आप, मेरी मर चुकी है ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी को सुनाई थी। उन्होंने एक पंक्ति पे को दोहराने के लिए भी कहा था, जी वर विवशता का मिला मुख मोड़ बैठी। इस पंक्ति को उन्होंने दोहराने के लिए कहा था। मैं उस समय ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कितने बड़े कवि को सुना रहा हूँ, जी और बाद में मेरे को ध्यान आया कि मैं तो हरिवंश राय बच्चन को सुना गया। जी तो इस तरह से मैं कॉलेज के दिनों में भी लगातार लिखता रहा। जी जी जी। आपकी साहित्यिक यात्रा चलती रही, आप और उसके बाद कहाँ कहाँ आपकी रचनाएं छपी, और उस पे अपने लिखे हुए अक्षरों का, अपनी भावनाओं का जब हम कागज पर उसे उतरा हुआ देखते हैं तो उससे किस तरह की अनुभूति होती है, कैसा लगता है आपको? मैं बाद में नवभारत में भी, अखबार में भी भेजने लगा अपनी कविताएं, तो उसमें भी छपती रही। जी होली का अंक निकालते थे दैनिक भास्कर वाले, नवभारत वाले, जी तो उन्होंने भी मेरी कविताएं छापी। जी होली कवियों के संग करके पूरा पृष्ठ निकलता था दैनिक भास्कर रायपुर से। उस समय बिलासपुर में दैनिक भास्कर की शुरुआत नहीं हुई थी। जी तो उस समय मैं पवन दीवान, नारायण लाल परमार, इस तरह के बड़े बड़े कवियों के साथ, जो नामचीन छत्तीसगढ़ के थे, जी उनके साथ अपने होली कवियों के संघ के पृष्ठ में छपा, जी और नवभारत में भी छपा। जी इस तरह, लेकिन मेरे को ज्यादा अखबारों में कविताएं भेजने का शौक नहीं था। जी मैं सिर्फ लिखता था और आत्ममुग्ध था अपनी लिखावट में, जी और स्वांतः सुखाए लिखा करता था और इकट्ठी करता रहता था, अपनी डायरी में उतारता जाता था। जी जी। आपने स्वांतः सुखाए लिखा है, लेकिन आपकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं या कविता के क्षेत्र में जो कार्यक्रम और मंची कार्यक्रम होते हैं उनमें तो दिलचस्पी थी ही, जैसा हम तो बरसों से जानते रहे हैं कि बिल्हा एक ऐसी जगह है जहां पर साहित्य में और कविता में रुचि रखने वाले लोग हैं, इसीलिए वहाँ मुझे ख्याल है पहले तो लगातार हर साल कवि सम्मेलन हुआ करते थे, और उस कवि सम्मेलन में गोपाल दास नीरज जी, संतोषानंद जी, ऐसे बड़े कवियों का भी वहां पे जमावड़ा रहता था। वहां पे आप लोग सानिध्य में रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उनके संपर्क में आए होंगे, ऐसा कोई संस्मरण उससे जुड़ा हो तो बताइए। खासकर गोपाल दास नीरज जी जैसी जैसी महान हस्ती से जुड़े रहे हैं आप लोग, नजदीक से रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। सन 1991 से लेकर 1994 तक लगातार 4 बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुए, जी जिसमें गोपाल दास नीरज जी और प्रदीप चौबे, इस तरह के बड़े बड़े कवि आए, मधु पांडे। जी और नीरज जी के साथ तो मैं रेस्ट हाउस में, जहाँ हम लोग उनकी सेवा में रहते थे, नीरज जी के साथ, जी उनके साथ बैठे थे। जी तो नीरज जी ने एक संस्मरण सुनाया जी कि ए भाई जरा देख के चलो, जब गाना मैंने लिखा जी तो शंकर जयकिशन मेरे पास आए और बोले कि भाई मेरा नाम जोकर के लिए एक गाना चाहिए हमको। जी तो मैंने ए भाई जरा देख के लिखा हुआ गाना उनको दिया। जी उन्होंने संगीत की जानकारी राज कपूर जी को थी, जी तो राज कपूर जी शंकर जयकिशन के पास लेके गए उस गीत को। शंकर जयकिशन देखे कोई, ए भाई जरा देख के चल, बोले ये तो किस राग में है, फिट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी तो राज कपूर जी को संगीत का अच्छा ज्ञान था, वो फिर वापस आए नीरज जी के पास और नीरज जी से ये कहा जी कि ये गाना तो शंकर जयकिशन ने कहा कि कौन से राग में फिट करें, ऊपर ही नहीं नीचे भी जम नहीं रहा हिसाब किताब। जी तो फिर उन्होंने गा के बताया नीरज जी ने, जी राज कपूर ने सुना, फिर राज कपूर ने गा के बताया शंकर जयकिशन को, फिर वो गाना आगे बढ़ा और काफी मकबूल हुआ। जी जी जी। और उसके बाद तो नीरज जी लगातार आते रहे हैं, आप लोग उनसे जुड़े रहे हैं, और आप तो उनके मतलब वहां पर भी उनके मतलब निवास पर भी जाकर मुलाकात की, ऐसा कोई संस्मरण हो पुराने तो ये भी बताइए। मैं उनके निवास पे अलीगढ़ तो नहीं जा पाया, जी लेकिन मैं नीरज जी से प्रभावित था 14-15 साल की उम्र से ही, और उनको सुनने के लिए साइकिल से बिलासपुर जाया करता था। जी रात को 3 बजे, 3:30 बजे वापस आया करता था, जी और नीरज जी से बहुत प्रभावित था। जी जी। ठीक। और भी इसके उनके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के जो कवि रहे हैं, भोपाल से भी आपका नियमित संपर्क रहा है, नियमित आना जाना रहा है, तो ऐसे कवियों के संपर्क की बात भी कुछ हो जो जुड़ी हुई संस्मरण, तो वो भी बताएंगे तो हमारे दर्शकों को उससे भी जानकारी मिलेगी।
उर्दू हिंदी के प्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार की रचनाओं से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। जी सन 75 की बात है, ये 1975 की। जी तो मैं बड़ा उत्सुक था कि मैं कैसे जाके उनके घर मिलूं। उस समय वो गुजर चुके थे, स्वर्गवास हो चुका था उनका। जी लेकिन मैं फिर उनके घर गया और उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी, उनका पुत्र आलोक जी त्यागी, जी इनसे मुलाकात हुई। जी वहां मैं 2-2 3-3 घंटे बैठा करता था जी दुष्यंत कुमार जी के घर में, जवाहर चौक बिलासपुर, जवाहर चौक भोपाल में। जी जी और कलमेश्वर जी की लड़की जो थी वो दुष्यंत जी की बहू थी। जी तो उन्होंने ही जाके वहाँ सेवा की और मेरे लिए नाश्ता पानी लाया करती थी, खिलाया करती थी। जी और दुष्यंत जी के बारे में लगातार बातें हुआ करती थी। एक रिकॉर्ड था, ये जुब्बा हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। फिल्म शायद का एक गाना था, वो राजेश्वरी देवी त्यागी ने रिकॉर्ड में बजा के दिखाया मेरे को। जी तो मैं इस तरह से जब भी भोपाल जाया करता था उनके घर जरूर जाता था हम्म, और उनसे हमेशा मिला करता था। जी जी। नीरज जी की कोई कविता जिसको आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि आप उनसे बहुत अधिक जुड़े रहे हैं, वो अगर आप सुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा। नीरज जी की स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, जी टूट गए सब सिंगार सभी बाग के बबूल से, ये कविता जी। बहुत पुरानी थी और बहुत प्रसिद्ध हुई थी। कारवां तो गुजर धीरे गया नीरज जी, गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो जो मारवाड़ी लाइन अपनी है बिलासपुर में, जी वहां मैंने उनको कहा था कि एक बार कि आप ये कविता सुनाइए। जी तो जब चिट को पढ़े वो बोले, अरे इतनी पुरानी कविता काहे को जी सुने, मैं नई नई कविताएं सुनाता हूँ। जी उसके बाद हालांकि उन्होंने वो कविता सुनाई। जी और बिल्हा में भी जब आए थे वो, तो कहते थे कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और ए भाई जरा देख के चलो, जब तक मैं नहीं सुना लेता जी तो जितने भी श्रोता हैं वो खुश नहीं होते और उनको पेट नहीं भरता। जी इस तरह की बात वो संस्मरणों में अपने बताया करते थे। जी जी। तो रायपुर से नीरज जी को लेने मैं गया था बिलासपुर, बिल्हा के कवि सम्मेलन के लिए। जी तो वो रायपुर में एक कार्यक्रम दिए थे। तो बिल्हा से रायपुर तक की, जो रायपुर से बिल्हा तक की जो यात्रा थी जी कार की, जी उसमें मैं आध्यात्मिक उनके साथ चर्चा और साहित्यिक चर्चा, लगातार 2.5 घंटे के जो समय मेरे को मिला था, उस समय जी को मैंने काफी उपयोग किया जी और लगातार नीरज जी से बातें करते बिला तक आया। जी जी। वो दिलबाग जी, आपका तो बहुत नजदीकी संबंध रहा नीरज जी के साथ। आप ओशो से भी जुड़े, और ओशो के ऊपर जो नीरज जी ने लिखा है, जैसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि उन्होंने एक जगह लिखा था, ओशो के कम्यून में उन्होंने जब वहां जाने का मौका लगा कि यहाँ दुई की सुई न चुपती, घुले बतासा पानी में, पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। ऐसा उन्होंने नीरज जी ने लिखा था। तो मैं अब यही प्रश्न करना चाहूंगा कि आप ओशो के सानिध्य में कब आए और ओशो को कब पढ़ना शुरू किया। क्या उनके रहते हुए आपको कभी ओशो के पुणे में जाने का मौका मिला, ये भी कुछ बताइए। जी हाँ, जी हाँ। मैं बिलासपुर में कुछ लोग ओशो के कम्यून के जो वस्त्र थे उनको पहन के घूमा करते थे। जी उनको देख के बड़ा मैं उत्सुक हुआ कि ये कौन लोग हैं जी जिनके गले में एक माला है और जिनका ओशो का फोटो है उसमें। जी तो धीरे धीरे मैं उनके अनहद में विश्राम के अलावा एक और किताब थी संभावनाओं की आर्ट, जो मेरी सबसे पहली किताब थी, इसको मैंने पढ़ा जी और उसके बाद आकृष्ट हुआ ओशो के प्रति। जी सन 1980 में मैं पूना गया और पूना में जाके ओशो को रूबरू सुना सामने जाके, जी और सुन के, और वो अनहद में विश्राम प्रवचन माला का 8वां प्रवचन था, जी उसको सुना। जी तो बड़ा सौभाग्य माना अपने आप को कि ओशो को मैं सामने बैठ के देखा। जी जी जी। तो आप एक रचनाधर्मी हैं, आपको लगता क्या है कि ओशो को पढ़ने सुनने समझने के बाद इस रचनाधर्मिता में, संवेदनशीलता में कुछ और क्या फर्क आता है, क्या महसूस करते हैं आप। बहुत पैनापन आता है। ओशो तो खुद, ओशो के जो प्रवचन होते हैं वो कविताएं होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ओशो ने जो शब्द दिए, जो प्रवचन दिए, वो मेरी कविता को और सार्थक करने के लिए और मेरी कविता को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए पर्याप्त थे।
और मैंने उसका भरपूर उपयोग किया, क्योंकि ओशो की किताबें मैंने ढेर सारी पढ़ी और लगातार ओशो की किताबों का अध्ययन में 3 घंटे 4 घंटे अभी 2 साल पहले तक पढ़ता रहा। लेकिन मोबाइल युग के आने के बाद ये और जो है अध्ययन जो है कम हो गया। जी दिलबाग जी, अब आपकी इस जो रचना है इसके ऊपर आते हैं, इसी पर ही बात करते हैं। इसमें जो मैंने देखा कि एक मतलब बहुत ही अच्छी संवेदनशील रचनाएं हैं, बहुत से विषयों को आपने छुआ है, अलग अलग विषय हैं, और जैसा कोई भी उन्हें देख के ये महसूस, मैंने पढ़कर ये महसूस करेगा कि वो उस विषयों से खुद जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेगा। और एक इसमें एक रचना है, आप और बताइएगा, आइए लौट जाएं। तो ये जी आप इसकी पृष्ठभूमि बताएं और क्या है इसके, और कुछ पंक्तियां अगर आप पढ़ सकें तो और अच्छा लगेगा। आइए लौट जाएं रचना जो मेरी है, वो मैं उसमें कल्पना ये किया हूँ कि हम लोग जो भौतिक दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर हो रहे हैं। तो ये प्रकृति हमको कहती है कि वापिस आप अपने घरौंदे में लौट आए, जड़ों में लौट जाएं, अपनी शांति में और अपने आनंद में लौट जाएं। तो आइए लौट जाएं में मेरा वही संदेश है कि भौतिक सुख सुविधा जो है वो सिर्फ, ओशो कहते थे इस बात को कि आप गणित से चलेंगे तो सिर्फ ब्याज पाएंगे, लेकिन मूलधन से चूक जाएंगे। तो मूलधन हमारा जो परमात्मा है, हम उससे चूक जा रहे हैं, और मूलधन हमको सुख सुविधा की चीजें जो है, फ्रिज है, कार है, बिल्डिंग है, ये मिलती जा रही है, लेकिन उस परमात्मा को हम भूल गए और इसलिए हमारी शांति और आनंद हमारा गायब हो चुका है। यही बातें मैंने आइए लौट जाए में कही है। कुछ कब उनकी पंक्तियां भी अगर आप दोहरा सकें तो अच्छा लगेगा। किनकी पंक्तियां? ये आइए लौट जाएं जो आपकी कविता है, इसकी पंक्तियां। थक गए हैं तेज दौड़े जिंदगी भर, बन गए अवरोध अपनी ही खुशी में, आइए कुछ आनंद के दिन बनाएं, आइए अपनी जड़ों में लौट जाएं, आइए अपने घरों में लौट जाएं। जी। ये पंक्तियां हैं, पूरी तो याद नहीं रह गई है मेरे को। एक अंधी दौड़ भी मुझे इसमें जो एक आपकी रचना है इसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अंधी दौड़ की रचना में क्या आपकी उसको मंशा क्या है, कि किस भाव को आपने सामने रखने का प्रयास किया है। उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी इतना व्यस्त हो गया है, इतने कि अपने आप को इतना वो भौतिक दौड़ में झोंक दिया है कि वो परमात्मा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, और एक अंधी दौड़ चल रही है लोगों की कि वो कैसे पैसा कमाएं, कैसे सुख सुविधा के साधन जुटाएं। तो धन की लालसा, धन की लिप्सा जो है, ये इतनी ज्यादा हो गई है कि सारा आनंद, सारी शांति हमारी समाप्त हो चुकी है। ये मैं उसमें कहना चाहता हूँ। जी। वैसे तो ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रचनाकार है, कवि है, उसकी सब रचनाएं उसे प्रिय होती हैं। जैसे वो अपनी संतान जितनी प्रिय होती है, सभी संतानों को एक बराबर मानता है इंसान, इसी तरह से रचनाएं भी होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी इस जो रचना संग्रह में, कविता संग्रह में, आपको कौन सी कविता ऐसी लगी, और हम चाहेंगे कि अगर आप उसे पूरा सुना सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी रचना तो मैं याद नहीं है, लेकिन मैं किताब देख के सुना सकता हूँ आपको। जी, किताब देखकर आपसे सुनना एक अलग उसका आनंद होगा। 3 शब्द चित्र सुना देता हूँ, 3 भाव चित्र जी। कि मौन संप्रेषण हृदय तक भाव पहुंचाते रहे, मौन संप्रेषण हृदय तक भाव पहुंचाते रहे, शब्द केवल मध्य में आते रहे, मौन संप्रेषण हृदय, शब्द केवल मध्य में आते, पार भी इस व्योम का ही देश है, सोचता यह बात कभी फिर भिन्न क्यों परिवेश है, प्रिय मिलन की चाह में अविराम बहती जा रही, सर्पणी सी वक्र हो द्रुत गामनी लहरा रही, प्रेम का उन्माद रोके से भला रुकता कहाँ, प्यार की अंधी नदी
माने कहाँ जग की कही, लक्ष्य सागर से मिलन है या समर्पण की कला, सोचता यह बात पर कहे किससे वह भला। और इसका अंतिम बंद है कि नेह की बातें चली तो आंख क्यों शर्मा गई, नेह की बातें चली तो आंख क्यों शर्मा गई, सुर्ख हुए कपोल श्यामल घूंघटा सरका गई, और देह से एक महक उठी हृदय की धड़कन बढ़ी, देह से एक महक उठी हृदय की धड़कन बढ़ी, सेज में ही गड़ गई यूं मौन स्वीकृति आ गई, देह का उद्वेग है या आत्माओं का मिलन, देह का उद्वेग है या आत्माओं का मिलन, जानता कभी राज पर कैसे कहे सच की चुभन, जानता कभी राज पर कैसे कहे सच की चुभन। यह है पूरी कविता। बहुत अच्छी रचना है। और दिलबाग जी, आप बिल्हा में रहकर अपना साहित्य सृजन कर रहे हैं, आगे क्या अभी और लिखना है बाकी, क्या लगता है, क्या सफर है, क्या आगे कुछ सोच होगी कि आगे और लिखते रहेंगे, किस तरह का की आगे यात्रा? ये किताब छपने के बाद भी मेरा लेखन जारी है जी, और मैं अभी तक लगातार लिख ही रहा हूँ। व्यवस्था के ऊपर भी लिखता हूँ, प्रेम के ऊपर भी लिखता हूँ, अध्यात्म के ऊपर भी लिखता हूँ, व्यंग्य भी लिखता हूँ, और मेरी रचनाओं में, मेरी इस संग्रह में ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी कविताएं मिलेंगी। विद्रोही कविताएं भी हैं, प्रेम की कविताएं भी हैं, तो आपको सारा ये इसमें पूरा मसाला मिलेगा। पूरा संग्रह है ये आपके इस संग्रह में तो दिखता है। ये अग्नि विलय के बीच आपने जो नाम दिया है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका नाम आपने ऐसा क्यों चयन किया, क्या क्या वजह थी? ये क्या है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, तो एक आग का गोला है जिसके अंदर हम लोग जी रहे हैं, और तपिश जो है हमको मारे डाल रही है। वो अंधी दौड़ वाली जो बात मैं कहा, और आओ जड़ों में लौट जाए वाली बात कहा, वो शाम में इसमें मिलता है। और मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि हम आज का जो भौतिक युग है वो अग्निवलय के बीच की जीवन की तरह है। जी, ठीक बात है। दिलबाग जी, आप इसी तरह लगातार लिखते रहें, क्योंकि आज का समय लोग बोलते हैं कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी ने दुनिया को काफी बदल दिया है, लेकिन जो रचनाकार हैं, जो इस तरह की सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूं कि उनके लिए आखिर ये शब्दों को पिरोने का क्रम जारी रहेगा, माध्यम भले बदलते रहेंगे। तो आप लगातार इसी तरह लिखते रहें और भी बहुत सारी रचनाएं इस समाज को दें, समाज को रास्ता दें, क्योंकि कवियों, साहित्यकारों ने, लेखकों ने ही इस समाज को हमेशा रास्ता दिया है। आप इस तरह लगातार लिखते रहें, और हम आपसे फिर आगे आपकी आने वाली किताबों पर फिर बात करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और सीजीवाल के लिए हमसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, सीजीवाल का भी धन्यवाद जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया। जी।